नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर की बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को बड़ी सौगात दी है। देश भर के 71,000 युवाओं को आज वो नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। 2023 के आखिरी तक 10 लाख 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को फॉर्मल जॉब मिली है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का जो पेरोल डाटा है, उसे साफ पता चलता है कि भारत में फॉर्मल जॉब में निरंतर वृद्धि हो रही है। फॉर्मल जॉब्स में इस वृद्धि के साथ ही देश में स्वरोजगार के मौके भी लगातार बढ़ रहे हैं। साथियों, बीते कुछ सप्ताह में जिस तरह की खबरें आई हैं, वो भारत में इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को लेकर अभूतपूर्व पॉजिटिविटी को दिखाती है। कुछ दिन पहले ही मेरी मुलाकात वॉलमार्ट के सीईओ से हुई। उन्होंने विश्वास जताया कि उनकी कंपनी अगले 3-4 वर्षों में ही भारत में 80,000 करोड़ रुपए के सामान का एक्सपोर्ट करने लगेगी। हमारे जो युवा लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सेक्टर में काम करना चाहते हैं, ये इनके लिए बहुत बड़ी खबर है। सिस्को के सीईओ ने भी अपनी भारत यात्रा के दौरान मुझे बताया कि वो भारत में बने 8,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही एप्पल के सीईओ भी भारत आए थे। भारत के उज्जवल भविष्य और खासकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर वो भी बहुत विश्वास से भरे हुए थे। दुनिया के मशहूर सेमीकंडक्टर कंपनी एनएक्सपी, इसके टॉप एग्जीक्यूटिव भी हाल ही में मुझसे मिले हैं। वो भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के निर्माण और उसके सामर्थ्य को लेकर बहुत पॉजिटिव है। फॉक्सकॉन ने भी भारत में अनेक प्रोजेक्ट्स में हजारों करोड़ रुपए का निवेश शुरू कर दिया है। अगले एक सप्ताह में दुनिया की बड़ी कंपनियों के बहुत सारे सीईओ से फिर से एक बार मेरे मिलना होने वाला है। वे सभी भारत में निवेश के लिए जोश से भरे हुए हैं। ये सारी बातें, ये सारे प्रयास दर्शाते हैं कि भारत में अलग अलग सेक्टर्स में कितनी तेजी से रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, देश में चल रहे विकास के इस महायज्ञ में इतने बड़े परिवर्तनों में अब आपकी सीधी भूमिका होगी। अगले 25 वर्षों में आपको अपने दायित्वों को पूरा करने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्पों को भी साकार करना है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस अवसर का भरपूर उपयोग करें। आज से आपके जीवन में सीखने का भी एक नया दौर शुरू हो रहा है। सरकार का बहुत जोर अपने कर्मचारियों के नए स्किल डेवलपमेंट पर भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म iGOT कर्मयोगी शुरू किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर कई तरह के कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप उनका पूरा उपयोग करें। आपकी क्षमता जितनी बढ़ेगी, इतना अपने कार्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और क्षमतावान लोगों के कारण कार्य पर जो सकारात्मक प्रभाव होता है, उसका प्रभाव देश की सभी गतिविधियों में सकारात्मकता को
गति देता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपके जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर मैं एक बार फिर आपको तो बधाई देता ही देता हूं, आपकी नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं, साथ साथ आपके परिजनों को भी, आपके परिवारजनों को भी, क्योंकि उन्होंने भी आपको बड़ी आशा, अपेक्षा और उमंग के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ दिया है। आज उनको भी मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करते हुए फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज रोजगार मेले का आयोजन और 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र, इसी को लेकर प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे थे। आगामी क्या कुछ रणनीतियां रोजगार को लेकर हैं, किस तरह से सरकार इनिशिएटिव लेने जा रही है, ये भी उन्होंने जानकारी दी। 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र, 2023 के आखिर तक 10 लाख भर्तियों का लक्ष्य रखा गया है। और अब बड़ा चुनावी अपडेट, बड़ी खबर। चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। पूर्व विधायक सत्य प्रकाश सखवार, उन्होंने कमल थाम लिया। मुरैना की अंबाह से पूर्व विधायक रहे हैं सत्य प्रकाश सखवार। बीजेपी ऑफिस पहुंचे, बीजेपी की सदस्यता ली। बीएसपी से भी विधायक रहे सत्य प्रकाश सखवार। वर्तमान में कांग्रेस के नेता थे और अब भाजपाई हो गए सत्य प्रकाश सखवार। इससे पहले वो सुर्खियों में रहे। पोरसा में जनसंपर्क के दौरान एक जानवर ने उन्हें काट दिया था, तब वो बहुत चर्चा में आए। और कमलेश जाटव के खिलाफ चुनावी मैदान में रहे, हार गए। शुरुआत बीएसपी से हुई, राजनीतिक शुरुआत, और कभी बड़े बड़े मध्य प्रदेश के तमाम जो राजनेता हुआ करते थे उनके ये गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा जवान, विशेष सशस्त्र बल के जवान रहे हैं। उसके बाद राजनीति, बसपा, कांग्रेस और अब बीजेपी। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, कांग्रेस को बड़े झटके के तौर पर मेरा ख्याल है जाटव से कुछ हजार वोटों से ये हारे हैं जो उपचुनाव बाय इलेक्शन हुए थे उसमें, और अब भाजपा के साथ हैं सखवार जी। देखिए, बिल्कुल बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि खासकर ग्वालियर चंबल के लिहाज से, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग वो इलाका है जहां 2018 में कांग्रेस ने बेहतर परफॉर्म किया था, लेकिन उसी इलाके के जब विधायक उनसे टूट कर गए थे तो सरकार चली गई थी। और ऐसे में अब जब सिंधिया उनके साथ नहीं है तो गाये बगाए बीजेपी ये सवाल जरूर खड़े करती है कि कांग्रेस अब ग्वालियर चंबल संभाग में कमजोर हो गई है, कोई उनके पास नेता नहीं बचा है। और ऐसे में उनकी ही पार्टी के नेताओं के उनका साथ छोड़कर जाना, वो भी चुनाव के ठीक पहले, तो ये कहीं न कहीं कांग्रेस को एक झटके के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि अगर सत्यप्रकाश सखवार की बात करूं तो 2013 में वो बीएसपी के टिकट पर विधायक बने थे और 2018 में जब उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा तो कमलेश जाटव, जो कि उस समय कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन वही उन्हीं कमलेश जाटव के खिलाफ 2020 में वो फिर चुनाव लड़े, लेकिन इस बार सत्यप्रकाश सखवार जो है वो कांग्रेस की तरफ से थे और कमलेश जाटव ने बीजेपी से चुनाव लड़ा था। तो महज मामूली अंतर से ही सत्यप्रकाश सखवार को हार का सामना करना पड़ा। तब चलिए शैलेंद्र, मैं आपको रोक रहा हूं। पंकज चतुर्वेदी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक जरा रिएक्शन ले लिया जाए। पंकज जी, सखवार पूर्व विधायक रहे हैं अंबाह से और अब वो बीजेपी के साथ जी। जी पंकज जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, मुरैना की अंबाह सीट से ये पूर्व विधायक रहे हैं, बीएसपी से विधायक रहे हैं, इसके बाद कांग्रेस में आए और अब कमल इन्होंने हाथ में थाम लिया है। पूर्व विधायक सत्यप्रकाश सखवार, ग्वालियर चंबल अंचल के लिहाज से इसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। यही जानकारी शैलेंद्र हमारे सहयोगी दे रहे थे। हम अब इस पर रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। शैलेंद्र, आप अपना जवाब पूरा करें प्लीज।
तो देखिए, अब जिस तरीके से आज जब वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं, मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ वो यहां पहुंचे और उसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनको सदस्यता दिलाई है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने तमाम जो आरोप हैं वो कांग्रेस पर लगाए और कहा है कि कांग्रेस में जो दलित हैं उनकी उपेक्षा की जाती है, कोई किसी तरह का कोई नियम नहीं होते हैं। और उन्होंने इतना बड़ा एक आरोप लगाया कि 2020 में यदि वह चुनाव हारे अंबा से तो उसके पीछे कांग्रेस के लोग ही शामिल थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जिताने के लिए मेहनत नहीं करते हैं बल्कि जिताऊ प्रत्याशी को हराने के लिए काम करते हैं और यही कारण है कि वह अब बीजेपी के साथ जुड़े हैं। हालांकि जब उनसे एक सवाल ये पूछा गया कि क्या वह चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि यदि पार्टी आलाकमान चाहेगा तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब देखना होगा कि क्या बीजेपी उनको अंबा से अपना प्रत्याशी बनाती है या नहीं, क्योंकि अभी वर्तमान में कमलेश जाटव वहां से बीजेपी के जो विधायक हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या कंटिन्यू कमलेश जाटव को ही किया जाता है या फिर सत्यप्रकाश सखवार को जब लेकर आए हैं तो क्या उन पर दाव खेलती है। लेकिन ये तो अभी आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति में दल बदल की जो सियासत है वो बहुत तेज हो चली है और उसी क्रम में जिस तरीके से सत्यप्रकाश सखवार भी आज यहाँ आए और इसको लेकर जिस तरीके से कांग्रेस के नेता भी तमाम ये कहते रहते हैं कि उनके पास भी बहुत सारे लोग संपर्क में हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में क्या ये जो दल बदल की राजनीति है इसी तरीके से आगे बढ़ती है या फिर इस पर लगाम लगती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। भिलाई का रुख करेंगे। बड़ी खबर, 2 अस्पताल प्रशासन ने सील कर दिए हैं। भिलाई का एसएस अस्पताल और अंबे अस्पताल दोनों सील कर दिए गए हैं। दोनों अस्पतालों को 1 महीने के लिए सील किया गया है। आयुर्वेद का डॉक्टर यहां एलोपैथी का इलाज करता मिला है। बड़ी खबर आपको बता दें, भिलाई से 2 अस्पताल सील कर दिए गए हैं। एक एसएस अस्पताल है, एसएस हॉस्पिटल, अंबे हॉस्पिटल, दोनों अस्पताल 1 महीने के लिए सील किए गए हैं। आयुर्वेद का डॉक्टर एलोपैथी का इलाज कर रहा था और यही वजह है कि इस गंभीर मामले को देखते हुए ये दोनों अस्पताल सील कर दिए गए हैं। अच्छी कार्रवाई, पर सवाल ये भी कि आखिर इतनी हिम्मत आई कहां से कि मरीजों की जान से सीधे सीधे खिलवाड़ किया जाए। 1 महीने के लिए सील किए गए हैं। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या 1 महीने बाद भी स्थितियां यही रहती हैं। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ बने हुए हैं। मिथिलेश, अच्छी बात, 1 महीने के लिए अस्पताल सील किए गए और बड़ा सवाल ये कि क्या 1 महीने बाद भी स्थिति यही रहती है या इससे कोई सुधार आता है। मिथिलेश, निश्चित रूप से ललित एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने ये कार्रवाई की है। एक शिकायत मिली थी कि जो हॉस्पिटल का जो लाइसेंस है वो एलोपैथी का है और जिसमें जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं वो इलाज कर रहे हैं। इसको गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर भेजी गई और जो शिकायत थी वो सत्य पाई गई। इसके बाद में दोनों अस्पताल प्रबंधन को नोटिस भेजा गया और नोटिस में जवाब मांगा गया था, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो संतोषजनक नहीं था और यही वजह है कि जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 महीने तक के लिए दोनों अस्पतालों को सील कर दिया है। अब वहां पे जो भर्ती है मरीज उनको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जाएगा। 1 महीने के भीतर में यदि कोई स्थिति ठीक नहीं होती है तो आगे और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने ये चेतावनी दी है। लेकिन जिस तरह से देखा जाता है कि ऐसे न सिर्फ एक अस्पताल है बल्कि और भी कई अस्पताल है जहां पर नर्सिंग होम एक्ट का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। जब भी जांच होती है तो बड़ी बड़ी लापरवाहियां सामने आती हैं, जिस पर कार्रवाइयां किया जाना बेहद आवश्यक है। आज एक बड़ी कार्रवाई हुई है, स्वागत योग्य है, लेकिन जहां भी ऐसे जो प्राइवेट सेक्टर के जो अस्पताल हैं वहां कई लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं, वहां भी जो है इस तरह का एक्शन लेने की आवश्यकता है ताकि जो मरीजों की जान से खिलवाड़ ना किया जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, मरीजों की जान से खिलवाड़ ना किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मिथिलेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर मुरैना से बड़ी खबर मिल रही है। तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मारी और एक युवक की मौत हो गई। अफसोस इस बात का कि 10 मई को ही इसकी शादी हुई। शादी के बाद ये ससुराल जा रहा था, मौत हो गई। पत्नी और रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल है। राहुल इसका नाम है। 10 मई को ही शादी हुई और ये अपने ससुराल जा रहा था, ट्रक से टक्कर हो गई। सिविल लाइन थाना इलाके के नेशनल हाईवे का ये पूरा मामला। और बड़ी खबर, बड़ा बयान भोपाल से। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। दिग्विजय सिंह पर उन्होंने हमला किया है।
मुगलिया सल्तनत के पैरोकार मिस्टर बंटाधार, आप और आपके चेले कभी हिंदुत्व सनातन पर सवाल उठाते हैं, कभी भगवा पर सवाल उठाते हैं, भगवा को आतंकवाद बताते हैं, कभी हिंदुत्व पर सवाल उठाते हैं, कभी जेएमबी और पकड़े गए आतंकवादियों पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाते? इतने आतंकवादी पकड़े गए, कभी सवाल उठाया? हिंदू और हिंदुत्व पर ही सवाल क्यों उठाते हैं? ये जानबूझ के आत्मा को दुखी करना और ठेस पहुंचाना है, समाज को तोड़ने का प्रयास है। पकड़े गए एचयूटी के आतंकी के परिवार के बयान पर जाकिर नाइक के भाषण सुनकर सौरभ ने धर्म परिवर्तन करने का निर्णय लिया था। इसका जवाब जाकिर नाइक को शांति दूत कहने वाले को देना चाहिए। मुगलिया सल्तनतों के पैरोकार मिस्टर बंटाधार जी, आप और आपके चेले कभी हिंदू पे, कभी हिंदुत्व पे, कभी सनातन पर सवाल उठाते हो, कभी भगवा को आतंकवाद बताते हो, कभी जाकिर नाइक को शांति दूत बताते हो, कभी राम मंदिर की निर्माण की तारीख गलत बताते हो। आपने कभी जेएमबी पे सवाल उठाया है? अभी हटके इतने आतंकवादी पकड़े गए, इन पे कभी आपने सवाल उठाया? इन्हीं पर सवाल क्यों उठाते हो आप? ये जानबूझ के उनकी आत्मा को दुखी करना, ठेस पहुंचाना और समाज को तोड़ने का खुद से प्रयास किया जाए। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय पर हमला बोला है। दरअसल दिग्विजय ने कल कहा था वो हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते, और उन्होंने ये भी कहा कि सनातन धर्म के बारे में उन्होंने बयान दिया था, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ ये बयान था। और उसके बाद अब यही तय हो गया था, न्यूज 18 ने आपको बताया भी था कि निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए किसी मौके से कम नहीं। अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आ गया है, उन्होंने हमला किया है। मुगलिया सल्तनत के पैरोकार है मिस्टर बंटाधार, यानी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। ये भी उन्होंने कहा कि आप और आपके चेले कभी हिंदुत्व पर, सनातन पर सवाल उठाते हैं, भगवा पर सवाल उठाते हैं, भगवा को आतंकवाद बताते हैं, कभी हिंदुत्व पर सवाल उठाते हैं, कभी जेएमबी और पकड़े गए आतंकियों पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाते? इतने आतंकी पकड़े जा रहे हैं, उन पर क्या कभी सवाल आपने उठाया है? हिंदू और हिंदुत्व पर ही सवाल क्यों उठाते हैं? ये जानबूझकर आत्मा को दुखी करना, ठेस पहुंचाने जैसा है। समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पकड़े गए एचयूटी, हिजबुत तहरीर के आतंकी के परिवार के बयान पर भी उन्होंने हमला किया कि जाकिर नाइक के भाषण सुनकर सौरभ, जिस युवक ने धर्म परिवर्तन किया है, उसका जिक्र उन्होंने किया। तो इस बात का जवाब दे जो जाकिर नाइक को शांति दूत बताते हैं। और नेहा बग्गा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, कल दिग्विजय सिंह का बयान आया था, हिंदुत्व को वो धर्म नहीं मानते हैं, और आज जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उनका बयान आया है कि कभी आप आतंकियों पर तो सवाल उठाइए, हमेशा हिंदू और हिंदुत्व पर, भगवा पर। जी प्लीज। ललित जी, देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है और सही भी है जो दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो हिंदुत्व को नहीं मानते, क्योंकि जो हिंदू है, जो हिंदुत्व को मानने वाला है, वो तो वसुधैव कुटुंबकम को मानता है। तो ना ये हिंदू है ना हिंदुत्व को मानते हैं। इनका विशेष प्रेम जो है वो जिहादियों के साथ है, आतंकवादियों के साथ है। इसीलिए उसामा इनको जी लगते हैं, हाफिज इन्हें साहब लगते हैं, और उसी प्रकार से जाकिर नाइक इन्हें शांति का दूत लगते हैं। उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो उन्हें काजी साहब जिंदाबाद सुनाई देता है। हिंदू आतंकवाद गढ़ने वाला कोई रहता है तो वो दिग्विजय सिंह रहते हैं। तो निश्चित तौर पर ना ये हिंदू है, ना इनका हिंदुत्व से कोई लेना देना है। इनका विशेष प्रेम और इनकी पार्टी का विशेष प्रेम जो है वो जिहादियों और आतंकवादियों के साथ है। जी जी, चलिए बने रहेगा हमारे साथ। अजय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, बयान आया है कि जाकिर नाइक को शांति दूत बताना, दरअसल सौरभ का वो जिक्र कर रहे हैं जो अभी एचयूटी के मेंबर पकड़े गए हैं उसका, और समाज को तोड़ने वाले बयान देना, जानबूझकर आत्मा को दुखी करने वाला, ये सब कहना है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। देखिए ललित जी, कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह की बंटवारे की राजनीति नहीं करती। जब दिग्विजय सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के कार्यकाल में सिमी पर प्रतिबंध लगाया गया था, और सिमी का नेटवर्क दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में ही तोड़ा गया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल और केवल झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से कर्नाटक के चुनाव परिणाम आए, कट्टरवाद के खिलाफ जनता ने जनादेश दिया, और इस तरह के संगठन जो कि बंटवारे की राजनीति करते थे, बलराम सिंह जो बजरंग दल से जुड़े थे, उनके आईएसआई से जो संबंध थे, वो सबके सामने है। तो उन पर गृह मंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? इसलिए
कट्टरपंथी और इस तरह के बंटवारे वाले संगठन का कोई जाति धर्म नहीं होता है, यही कांग्रेस पार्टी का मानना है। जबकि भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद में भी जाति और धर्म ढूंढती है ताकि राजनीतिक लाभ ले सके। जी जी जी, चलिए अजय जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, वक्त की कमी है। धन्यवाद आपका। नेहा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं। सिवनी मालवा, ये क्षेत्र अपने आप में काफी खास है, मायने रखता है। किसान की बात करने वाला यहाँ कोई नहीं है। सिवनी मालवा में शिक्षा का स्तर बहुत ही खराब है। आम आदमी पार्टी जनता के बीच में विकास के मुद्दों को लेके जाएगी। यदि हमने बिजली पे काम नहीं किया होता, हमने सड़क पर काम नहीं किया होता, हमने किसानों के लिए काम नहीं किया होता, तो हमारी सरकार क्यों बनती? एग्जाम 63% बच्चे फेल हुए।